नमस्कार दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज के क्लास में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ बिहार स्टेट के लिए जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था 22/5/2024 को सेकेंड शिफ्ट में 9th और 10th के लिए जो था उसका पूरा सेट मैं आपके बीच कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपके सामने लाइव बना के दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में। और साथ में बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेज अभी होंगी इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही ये बुक मंगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं। मैं चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपके बीच ला के रखेगी और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो नहीं कटेगा किसी से तो 2 है, और सबसे छोटा यौगिक संख्या जो है वो 4 है, जो किसी न किसी चीज़ से कट जाएगा। तो इसका मौसा जब निकालिएगा तब का 2 आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। मौसा जो दोनों को काट दें। दो परिमेय संख्याओं का मौसा और लसा बराबर है तो संख्याएं आवश्यक ही होगी। लसा और मौसा दोनों बराबर, ऐसा कब किस कंडीशन में हो सकता है? तो दोनों संख्या समान हो तभी ही हो सकता है, अन्यथा कभी भी ऐसा संभव नहीं है दोस्त। आगे आइए। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत उसी का होता है जिसके बटा में 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए शांत होने के लिए। ऊपर नीचे कटने वाला को काटा जाता है, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। जैसे ये 15 है और 6 10 है, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, किसी चीज़ से कटेगा, नहीं कटेगा। तो नीचे वाले को तोड़ तोड़ कर देखेंगे। 3 नंबर जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 160 जो है इसको आप जब तोड़ेंगे तो 160 में नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपको पता है? जैसे 2 से 80 बार में लगेगा, 2 से 40 बार में लगेगा, 2 से 20 बार में लगेगा, और 2 से 10 बार में, और 2 से 5 बार में। इसमें सिर्फ और 2 और 5 आया है तो यही शांत है, अन्यथा क्या हो जाता है? वो अशांत हो जाता है। यही स्ट्रक्चर इसके रूप में आया, 2 के पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, तो वो शांत हो जाता है। सिर्फ 2 भी आया तो शांत, और सिर्फ 5 आने पर भी शांत होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये देख के ही कह दीजिएगा अपरिमेय संख्या, ऐसा मैं पहले भी सेट में बता रखा हूँ। एक 1 है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो हो गया, यहाँ 4 गो हो गया, तो रिपीट कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इतना का रूप क्या होगा? तो इसको जब तोड़िएगा तो क्या आएगा? 105 बटा के नीचे 1000 आएगा। अब आपको इसको तोड़ना है, काटने वाला को काट देना है। जैसे 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 200 बार में। अब किसी चीज़ से कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे 21 है, तो यही आंसर हो जाएगा। जब नीचे वाले को तोड़ेंगे तो इतना आएगा। क्लियर है बात? अगला प्रश्न है, एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 30 है, बी का मान 5 है, तो क्यू और आर क्या हो सकता है? देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिया है उसको डाल लेते हैं, यहाँ 30 डालते हैं, बी के जगह पर 5 डालते हैं, क्यू और प्लस आर रहने देते हैं। ऐसा कंडीशन में अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ से हम भाग दें। 6 5 30, अगर क्यू के जगह पर हम 6 डाल देते हैं, 6 5 30 है, इसके जगह पर 0 हो जाएगा। तो 6 और 0 कहीं है बॉक्स में, 6 और 0 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 6 का। आगे है, सबसे छोटा अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है और इसको गुना करना है सबसे छोटा भाज्य संख्या जो कि 4 है, 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? स्टार लगा देता हूँ। ये फार्मूला है 20 का स्क्वायर 400 आंसर होगा। एन स्क्वायर करने से योग निकल के आ जाता है। ध्यान रखिएगा, विषम होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए, तब ये लागू होगा कंडीशन। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या के लिए है, विषम संख्या के लिए है एन स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एन के किस मान पर संख्या 4 के पावर एन शून्य हो जाएगा? तो शून्य कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में कभी भी शून्य नहीं आएगा। 4 का 4 में 4 से गुना करिएगा, कितनों बार भी करिएगा तो
शून्य नहीं देता है लास्ट में। तीन संख्याओं का गुणनफल, ये कथन सही नहीं है। तीन संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा के गुणनफल होता है, तो ये गलत है। दो संख्याओं के लिए ये लागू है, तीन संख्या के लिए लागू नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। तीन संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा का गुणनफल होता है, यह कथन ये सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। इसका आंसर दीजिए, दोनों सही है। दोनों सही कहने का मतलब ये भी है, मतलब कभी ये सही हो भी सकता है, कभी सही नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए ना, 1 2 3 का आप लसा निकालिएगा 6 आएगा, इसका मौसा क्या निकालिएगा तो आएगा तो 1 आएगा। यस और नॉट? इन दोनों का गुणनफल करने पर 6 आया, इन तीनों के भी गुणनफल करने पर 6 आएगा। बात समझ में आ रहा है? कभी ये लागू हो भी सकता है, कभी लागू नहीं हो सकता है। जैसे कोई और संख्या बदल दीजिएगा तो लागू नहीं होगा। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, समांतर हो जाएगा। समांतर क्या होता है? विरोध कर रहा है, दोनों अलग अलग है तो विरोधी हो जाएगा ये। इस प्रश्न में कह रहा है, यदि समीकरण युग्म इतना और इतना के केवल एक हल हो तो के का मान। एक हल होने के लिए क्या है नियम कि ए बटा बी A1 बटा B1 बराबर होगा A2 बटा B2 के नहीं। यही कंडीशन लगाना होगा। तो कोफिशिएंट लिखे ना, x के पहले k है, k बटा यहाँ पे 6 है तो 6 बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ -1 है और यहाँ पे -2 है, इससे ये कट गया। इससे 3 बार में था, k बराबर नहीं होगा 3, k बराबर नहीं होगा 3, डी नंबर में है। अगला है बहुपद इतना में qx 2x से भाग देने पर भागफल का घात होगा। फिर से सुनिए, कह रहा है बहुपद px बराबर इतना में qx बराबर 2x से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। आप इससे इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो लाजमी है पावर 1 वाला आपको मिलेगा। पावर 1 कम होकर मिलता है। अगला है समीकरण इतना के लिए x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। तो ये 5 डाल के सॉल्व करना है। 5 3 15, 15 में से 9 चला जाएगा, 6 आएगा, 6 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -6 बटा 4, तो 3 बटा 2 माइनस में आ जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। मुंह पर कैलकुलेशन कर दिए इसको बिना पेन का। समीकरण इतना और इतना के अनगिनत हल हो तो के का मान। अनगिनत हल के लिए बराबर हो जाता है, मतलब 1 बटा 5 फिर 2 बटा के बराबर 3 बटा 15। कहीं से भी निकालेंगे आंसर उतना ही आएगा। 5 दूनी 10 आएगा, के बराबर यहाँ से 5 बार में कटेगा तो 5 दूनी 10 यहाँ भी आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि समीकरण इतना के लिए y बराबर 29 हो तो x का मान क्या होगा। तो y का 29 डालिएगा यहाँ पे, तो इसको इधर ले आइए, 29 इधर लाइए, तो ये बात वही होगा। 29 यहाँ डाल के 5 आके घट जाएगा, तो 29 में से 5 चला जाएगा, 24 बटेगा, 6 चौका 24 लेकिन माइनस में, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 16 का। अगला है कि अविरोधी समीकरण युग्म का डैश होता है, तो एक और सिर्फ एक हल होता है अविरोधी के लिए। अविरोधी है मतलब विरोध कर ही नहीं रहा है, मतलब आपस में टच होगा, तो इसका जानते हैं आंसर एक से ज़्यादा होगा। अविरोधी अनगिनत हल में भी होता है और इसमें भी होता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सरबर है। अविरोधी के लिए देखिए, विरोध तो एक ही बार करता है। देखिए विरोध एक बार हुआ, ये विरोधी है, ये एक दूसरे पर चढ़ गया तो आश्रित हो गया, और एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर गया, तो अविरोधी ये भी है, अविरोधी ये भी है, ये विरोधी है। इसको समांतर बोलते हैं, इसको संपाती बोलते हैं, इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। इसका आंसर एक से ज़्यादा होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं के जगह पर लिखना चाहिए था एक से ज़्यादा। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या होगा। अनगिनत हल के लिए क्या बताया, संपाती होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, आश्रित बोल सकते हैं इसको। एक और ये भी गड़बड़ हो गया, अनगिनत हल है तो आश्रित होगा और साथ में क्या हो जाएगा, अविरोधी भी हो जाएगा।
बड़ा गड़बड़ाल स्थिति है। यहाँ पे ये लगता है अविरोधी को इसको बता रहा है, आश्रित इसको बता रहा है, एक दूसरे को चला, विरोधी को ऐसे बता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस हिसाब से तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें ये हो जाएगा। इसको समझिए जरा, जैसे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा वो है। देखिए, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या होगा? तो आश्रित तो होता ही होता है अनगिनत हल के लिए, और वो अविरोधी भी होता है, तो इसका आंसर ये दोनों भी चला जाएगा। क्वेश्चन सब में थोड़ा सा मिसमैचिंग है, दो आंसर वाला है। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा? संपाती के लिए क्या होगा? संपाती एक दूसरे पर चढ़ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका हल होगा। तो 1 यहाँ से 2 लेंगे, ये बराबर होगा 2 यहाँ से के लेंगे, तो 4 होगा, के बराबर 4 के लिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी बहुपद का गुणनखंड इतना हो तो उस बहुपद का एक शून्य कितना होगा? तो इसके बराबर में आप 0 डाल के निकाल लीजिए, तो -4 आ जाएगा। वर्ग इतना का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 150 आएगा, इसके बीच वाला। अगला प्रश्न है आपके सामने, इतना की माध्यिका 4 है और x का मान 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले माध्यिका के लिए बीच आपको जानना है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का बीच कैसे पता करिएगा? तो फोर्थ टर्म 7 + 1/2 करिएगा तो 4 आएगा। तो चौथा टर्म आपको जानना है। सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे अरेंज करते समय, सबसे छोटा इसमें क्या होगा? तो 1/5 सबसे छोटा है, इसके बाद 1/4 आएगा, तो 1 नंबर पर ही आएगा, 2 नंबर पर ही आएगा, उसके बाद 1/3 आएगा, 3 नंबर पर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब x मत मारिएगा, इसके बाद चौथा नंबर पर x नहीं आएगा, x सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में जाएगा। अब इन तीनों में से देखना है कि कौन आएगा। तो 3x/5 है, 1 मिनट है, यहाँ 2x/5 है और यहाँ 2x/3 है, तो 3 वाला से ज़्यादा 5 वाला आने का संभावना है। तो अब देखेंगे कैसे इन दोनों में, तो यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/5, तो लाजमी है ये आएगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा, तब ये होगा, तो इसका नंबर यही आपका आंसर होने वाला है, यही आएगा चौथा नंबर, तो यही होगा माध्यिका। तो यानी कहने का मतलब क्या है? 2x/5 ये बराबर हो जाएगा 4 के, तो 5 चौका 20 को 2 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा आपका आंसर 22 का। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य इतना हो तो x का मान क्या होगा? चर यहाँ से यहाँ, 1 मिनट, चर इतना, आवृत्ति इतना, तो देखिए ना, इसको सजा लीजिए ना लिख के। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसके सामने लिख लीजिएगा इसका फ्रीक्वेंसी 4 5 x 1 और 2, ये फ्रीक्वेंसी है, ये x है चर मान, और यहाँ एक्सेप्ट निकाल लीजिए गुना करके, तो 4 5 दूनी 10, 3x 4 5 दूनी 10, इसको जोड़िएगा 10 और 10 20 और 8 28, 28 + 3x, फ्रीक्वेंसी जोड़िएगा तो 5 4 9, 9 1 10 2 12, 12 + x, इन दोनों को आपस में भाग दीजिएगा। ये यहाँ से माध्य आ गया, माध्य दिया हुआ है 2.6। अब इसी को सॉल्व करना है, पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे 10 कर सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ पे 13 कर सकते हैं। 12 में 13 से गुना करेगा, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 156 आ जाएगा। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 13 से इसमें करिएगा तो 13x बराबर 5 से करिएगा 8 5 40 के 0 और 5 दूनी 10, 100, तो 140 आ जाएगा, और 5 3 15, ये जाके घटेगा तो 2x आएगा, ये आके घटेगा तो 16 आएगा, तो x बराबर 8 आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 23 का। आया समझ में? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ये तो याद भी कर सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया। 19 के बाद आपको 23 मिलेगा, फिर 29 मिलेगा। समझे कि ना समझे? हो गया 10 को, टोटल जोड़िएगा ना
चूँकि 10 पीस है तो यहाँ समझ के आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ निकालना माध्यिका है, ध्यान रखिएगा। तो 10 जब n बराबर 10 हो और इवन नंबर आ जाए तब फार्मूला लगता है n/2 और साथ में n/2 प्लस 1वां टर्म लगता है और बटा में 2। इसका क्या मतलब है समझिए ज़रा। तो 10/2 5वां टर्म, 5th टर्म और प्लस 6th टर्म बटा 2 करना है आपको। 5वां में गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां और 6ठा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो 12 आ जाएगा। आंसर आपका 12 निकल के आएगा। अगर मैं एग्जाम में बना रहा था जैसे माध्यिका में देखता तो मैं यहीं पे लिखता इतना ही तक, ये आगे इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं मुझे पड़ता, क्योंकि मैं 10 देखता और ये फार्मूला से मैं जान जाता कि 5वां और 6ठा चाहिए तो 5वां नंबर वाला देख लेता और 6ठा नंबर वाला देख लेता, उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। यदि इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो इतना का मान, तो हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से 2 अल्फा बीटा घटा दीजिए, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यहाँ से होगा -9 का होल स्क्वायर, माइनस सी बाई ए तो सी बाई 20 और बटा में 1 तो नहीं लिखेंगे हम, 81 या माइनस 20 दूनी 40, 41 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तब ax² इतना है। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे निकल के आएगा सो आपसे पूछ रहा है। ये जो 26 नंबर है स्टार लगा देता हूँ, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से निकल के आएगा बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा ना तब इक्वेशन निकल के आ जाता है। अगला दिया हुआ है स्टार मार्किंग क्वेश्चन ये भी है, ऐसा रहे प्लस में रहे और डॉट 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 रहे, तो ये 6 को आपको तोड़ना है दो ऐसे रूपों में किसके बीच का अंतर जो है 1 आ जाए। तो जब प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर दीजिएगा और जब माइनस में रहे तो छोटा वाला आंसर होगा। कुछ गया दिमाग में? इसके बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस का चिन्ह आता है तो छोटा वाला आंसर। समीकरण इतना को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, बड़ा आसान है। क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा यहाँ से, तो ऐसे करेंगे तो x बराबर 4 कहाँ यहाँ पे आएगा, ऐसे ये समांतर होगा y एक्सिस के, एक सरल रेखा होगा। कह रहा है दो चर एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप इतना है, तो a और b 0 नहीं होना चाहिए, a और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान हो तो p का मान है। फिर से सुनिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक भी है और असमान है तो p का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं bs का -4ac एक होता है। वास्तविक और असमान होने के लिए 0 के बराबर करिए, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने p बराबर 0, तो 36 माइनस 8p बराबर 0, 36 बराबर 8p, तो ये 8 को नीचे ले आइए, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 18 दूनी 36, यहाँ 9 यहाँ 2, तो 9/2 आएगा। ये 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। 9/2 तो p आएगा ना, सॉरी p से बड़ा या बराबर, b नंबर आंसर जाएगा 30 का। अगला है कि किसी टीवी सेट के मूल्य में 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाए तो इसका समतुल्य क्या होगा, बताइए। तो इतना आसान लगा होगा आपको। तो 10 + 10 + 10 गुने 10/100, यहाँ से कट के 1 आ जाएगा, 10 दूनी 20, सॉरी यहाँ माइनस होगा, 20 में से गया 19%, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
फार्मूला कौन सा लगाया हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ऐसे सभी जगह प्लस रखिए, बट्टा हो तब ये -10 यहाँ भी, -10 यहाँ भी, और माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10/100। यहाँ पे आ जाएगा -20 और +1, तो यहाँ से -19 आएगा। माइनस ये बताएगा कि ये छूट है। अगला है, ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था क्रमशः 10% और 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदे। उसने 105 परिवहन पर व्यय किया तथा मेज इतना में बेच दिया। उसका लाभ निकाले। बहुत आसान है। पहले तो 3000 पर आपको क्या करना होगा, 90/100 10% छूट दे दिया और 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 27, तो 85 में 27 से गुना करिए तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 8 × 7 = 56 और 3 59 और 5 दूनी 10 69 के 9 हासिल 6 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 22। इसमें 105 उसने खर्चा भी कर दिया, 0 0 2400 हो गया और 3200 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट ले लिया, 6 दूनी 800 प्रॉफिट हो गया। कितना पे, 2400 पे, गुने 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, तो 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 33.1/3% का लाभ हो गया। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य इतना था, एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर वो घड़ी इतना में खरीद लिया। यदि पहला बट्टा इतना है तो दूसरा कैसे, सॉरी 720 पर पहला बट्टा मिला है 10% का, तो ये हो गया। दूसरा 1% का मिला होगा, ये हो गया। और खरीद लिया 5508 बट्टा के नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। अब इसी को काट छाट करना है, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। तो 100 माइनस x रहने देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 1 मिनट, 9 छक 54, 9 × 9, 9 दूनी 18, 72 से ये कट जाएगा, एकदम लाजमी है। 1 जीरो आ जाएगा, नीचे 72 आ जाएगा, एकदम कटेगा ये। मैं अब समय बर्बाद नहीं करता हूँ, काट लीजिएगा, जो आएगा उसको इधर 100 में से घटा लीजिएगा। तो ये जो 33 है इसका आ जाएगा आपको 15%, मतलब ये 85 बार में कटेगा। 85 आके घट जाएगा, 100 उधर चला जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य इतना है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी उसे 40% बट्टे पर खरीद कर इतना में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है, समझिए बात को। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य इतना है, मार्केट प्राइस 900 है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी उसे 40% बट्टे पर खरीदा, मतलब कितना दिया पैसा, 60/100 दिया, 9 छक 54, 540 में वो खरीद लिया और 900 में बेच दिया। कितना का प्रॉफिट कमा लिया, देख लीजिए यहाँ पे 60 लगाएंगे तो 6, 360 का वो प्रॉफिट कमा लिया। कितना पे, 540 पर, गुने 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 छक 54, यहाँ 2 यहाँ 3, 200/3, 66.2/3% आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला है कि 3 वर्ष बाद दे इतना का मूलधन होगा। 3 वर्ष बाद इतना देना है, मूलधन क्या होगा, यदि ब्याज का दर इतना है वार्षिक। अच्छा, कहीं भी चक्रवृद्धि का बात किया है, नहीं किया है, लेकिन आपको समझना होगा ये चक्रवृद्धि है, क्योंकि साधारण से तो काम बनता नहीं दिख रहा है। बट क्वेश्चन में क्लियर करेगा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई नहीं, देख लेते हैं। अमाउंट बराबर था P × 1 + R/100 और पावर में T होता है। अमाउंट की जगह पर 4913 P और 1 + 6 × 24 = 25, 25/400 और पावर में 3,
25 चौका 100 होता है, 25 अठे 200, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 एक 17, तो पी गुने 17/16 गुने 17/16 गुने 17/16, इधर है 4913, तो 17 से ही कटेगा एकदम जो है, 17 दूनी 34, 34 इधर लग गया तो 9, उधर 9 इधर हो जाएगा 6, 9 6 15 आ जाएगा, 15 पर 1, सत्रह छक्का 2 से 17 सत्ते 36 से 17 17 अठे 36 से 8 बार में 136, 5 आ जाएगा, 17 नमैया 53 से, एक 17 से काट दिया, एक और 17 से कट ही गया फाइनली, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 16 का क्यूब, 16 का कितना क्या होता है, 4096 होता है क्या 16 का क्यूब। अच्छा देख लेते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसमें 16 से करेंगे, 16 96, हासिल 9, 16 25 80 9, 16 दूनी 32 और 8 40, हाँ ठीक मैंने बोला, 4096 होता है 16 का क्यूब। समझ में आया? अरे मैं बना रहा था, आपको दिख रहा था, ऐसा नहीं कि दिखे नहीं, हम बनाते रहे। यहाँ देखिए, एक मेज इतना नगद या 600 तुरंत भुगतान एवं 1500 प्रति माह 2 किस्त पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज का दर बताइए। स्टार मार देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। एक मेज 2000 नगद दीजिए या 6000 तुरंत भुगतान करके और 1500 प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। 2000 में से आपने 600 दे दिया, देना बचा 1400, ये तो प्रिंसिपल था, लेकिन 1500 का 2 किस्त दीजिएगा तो आपने कितना दिया, 3000 आपने दिया अमाउंट के तौर पर। 600 तो आपने तुरंत दे दिया, आपको देना था 1400, लेकिन आपने क्या किया, 3000 दिया, तो कितना ज़्यादा दिया आपने, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक साइकिल को 500 के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जा रहा है। इसमें लेकिन कह रहा है एक मेज 2000 नकद और 600 तुरंत भुगतान एवं 1500 प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। मतलब 1500 का प्रति माह 2 किस्त, मतलब 3000, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जा रहा है ना। 1500 में ही 2 किस्त बनाना है, समझ में आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस है, तुरंत भुगतान एवं 1500 प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। यहाँ पे एवं 1500 जो है, यहाँ कॉमा दे देना चाहिए, प्रति माह की 2 किस्तों पर, प्रति माह समान 2 किस्तों पर उपलब्ध है, ऐसे में हो सकता है सही। अगर हम इसको 1500 लेके बनाएंगे तो ही आंसर आ रहा है। 1500 से बनाएंगे तो अमाउंट हो जाए 1500, प्रिंसिपल हो गया इतना, तो एसआई कितना आ जाएगा, 100 का लग रहा है एसआई, और रेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना रेट, सॉरी रेट निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं। अब निकालना शुरू करते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बाई 100। एसआई के जगह पर क्या डालिएगा, एसआई के जगह पर 100 डालिएगा, पी के जगह पर कितना डालेगा 1400, रेट के जगह पर एक्स डाल देते हैं, और टाइम के जगह पर हम लोग कितना डालेंगे, कितना किस्त है इसमें, 2 किस्त है तो 2 डालिएगा, बटा के नीचे 100, किस्त महीना में होता है इसलिए 12 से भाग देंगे, साल में बदलना होगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छक 12, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 300 बटा 7 बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स, 7 से काटेगा या खुद ब खुद आपको आ जाएगा 42.85। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे लगता है पेन हमारे ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, ख़त्म हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल 500 के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात 610 के किस्त पर बेचा गया, एक ही माह बाद बेचा गया है और रेट 20% है, तो कह रहा है कि साइकिल का नगद मूल्य। मान लेते हैं साइकिल का जो है ना नकद मूल्य x है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, x में से जो अभी तुरंत आपने दे दिया वो हटा दीजिए, यही आपको सधाना रहेगा। तो ऐसा ही कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में से या सॉरी अमाउंट में से घटाना होगा आपका क्या, ये घटाना होगा प्रिंसिपल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा असल में 6 5 11 माइनस एक्स, ऐसा भी निकल गया, प्रिंसिपल हो गया। और अब जो रेट दिया हुआ है वो लिख देते हैं, 20% का रेट है और टाइम की बात करिएगा 1 है, मंथ में तो 1/12 हो जाएगा ईयर में। अब इसी को सॉल्व करिए, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100, एस आई की जगह पर डालिए एस आई 1110 माइनस एक्स, प्रिंसिपल की जगह पर डालिएगा एक्स माइनस 500, रेट के जगह पर डालिएगा 20% का और टाइम की जगह पर 1 डालिएगा, बटा में 12 आ जाएगा, गुने यहाँ 100 आएगा। इसी को सॉल्व करना है, 20 25 100, तो 5 से 5 5 5 0 माइनस 5x बराबर x, अच्छा एक और भी तो था, अच्छा कोई नहीं, x माइनस 500 और 12 से भी अब गुना करना होगा, कटने वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 12 25 60, बात समझे, एक ही बार कर देते हैं, 12 25 60 कर लेते हैं इसको काट के, अब आसान रहेगा, 1 0 यहाँ पे और लग जाएगा और 6 से करेंगे तो 3 को 6 ही हो जाएगा और यहाँ पे 60 लग जाएगा, 60 जाके इधर 61 हो जाएगा, x 500 आके इसमें जुड़ जाएगा, 0 0 6 5 11 7 6, 61 से काटिए, 61 से 1 बार में, फिर 1 बार में 1100 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया किस्त वाला सवाल कैसे बन रहा है। आगे देखिए, 38 नंबर, सब स्टार मार देते हैं, सब क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, एक जूसर 3500 के नकद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 की तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में, प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में, मतलब 9 महीना तक में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित होने वाले 12% वार्षिक ब्याज लेता है, प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए 3500 में से आपने तुरंत भुगतान 1500 कर दिया, तो आपका बचा कितना, 0 0 0 2, 2000 आपको देना बचा हुआ है, प्रिंसिपल आपका हो गया। एन का मान 3 किस्त है तो 3 लिखेंगे, रेट बराबर 12% है और यहाँ तिमाही लिख लेते हैं कि तिमाही चलेगा, तिमाही 3 महीना पे चलता है। किस्त जो है वो x मान लेते हैं, x का किस्त था। अब आइए, एक फार्मूला होता है अमाउंट बराबर अमाउंट, इसी पर जाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले 2000 लिखिएगा, फिर प्लस 2000 पर आप क्या करिएगा वो भी लगाइएगा, P गुने R, R 12 लिखिएगा, R गुने T की जगह पर तिमाही है तो 3 डालिएगा, बटा में 12 डालना होगा आपको, नीचे 100 भी डालना होगा। तो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होते जा रहा है। P गुने R बाई P गुने R गुने T बाई 100, T है तिमाही 3 किस्त, 3/12, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ मुझे फील हो रहा है, क्योंकि रेट जो है ये साल भर का है, तो तिमाही 3 समान किस्त कह रहा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा समझ के चलना होगा
कि ये जो रेट लग रहा है प्रत्येक 3 महीना पर लग रहा है, मतलब इस साल में लग रहा है। 12% वार्षिक ब्याज है, लेकिन हमको ब्याज 3 महीना का जानना है। तो इसको हम ऐसा कर दें, 3/12 कर देते हैं, तो 3% हो जाएगा। 3 महीना पर 3% लगेगा। देखिए 3/12 मैंने क्यों लिखा, 3 किस्त है तो 3/12 हो गया, लेकिन 3-3 महीना पर लग रहा है। तो क्या मैं 3% यहाँ लेकर चलूँ? यहाँ पे सच में ये बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ को समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2000 तो यहाँ लिखा, फिर 2000 का जब तिमाही चल रहा है और 12% है तो 3% आ जाएगा रेट, निकालेंगे हम 3/12 करके, तो मतलब ये प्रत्येक 3 महीना पे लग रहा है। तो यहाँ पे P गुने R के जब हमको लेना पड़ेगा 3% और 3 किस्तें तो 3, चूँकि तिमाही का निकाल लिया तो फिर 12 से यहाँ भाग देने का जरूरत नहीं बनेगा। ठीक है, P गुने R गुने T/100। इधर में किस्त x का चल रहा है तो 3 किस्त में 3x दीजिएगा, फिर इस पर आप P गुने R के जगह पर 3 डालिएगा, P गुने R गुने T, टाइम क्या लीजिएगा, 3 किस्त है तो पहले 2 और +1 बैक गियर मारते हैं, एक कम करके नीचे 100 आएगा। यहाँ आ जाएगा 300 x और प्लस 3 3 9 x बटा के नीचे 100 बराबर, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 3 3 9 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 2000 प्लस 180, तो यहाँ हो जाएगा 2180, 2 जीरो यहाँ से और आ जाएगा इस पर, और यहाँ हो जाएगा 309 इसके नीचे आ जाएगा, एक स्टेप कम कर दिया। इसको जब काटिएगा ना ये आएगा तकरीबन 705 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको 706 आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लगभग में पूछा ही था। ये है तरीका निकालने का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा। आगे देखिए, एक्स अक्ष से इतना की दूरी क्या होगा, तो जब भी एक्स अक्ष से पूछेगा तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई पॉइंट होता है तो एक्स का वैल्यू होता है, वाई का 0 होता है। मान के चलिए यहाँ वो बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, बस वीडियो शूट हुआ ही नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन के बाद 100 तक मैंने पहुँच गया, मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है, तो मैं आपको फिर से अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए फटाफट फिर से देख लेते हैं। हैरानी मेरा बढ़ गया, कोई बात नहीं है, एक बार करना रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए एक्स अक्ष से इतना की दूरी क्या होगी, तो एक्स अक्ष से जब भी पूछेगा तो जो वाई वाला वैल्यू होता है ना वही आंसर होता है। एक्स अक्ष से दूरी, वाई वाला जितना वैल्यू उतना दूर वो लाइन बनेगा। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कैसे निकालेगा, तो फार्मूला हम बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आपने ये फार्मूला जाना होगा, बस दो बिंदु का दूरी यही से ही निकलेगा। तो देखिए ना, मुंह पर कर लेंगे, 2 में से 4 गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 1 जाएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो √8 आ जाएगा। इसको क्या लिखिएगा, 2√2 लिखिएगा, वही यहाँ टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न पर आइएगा, तो कह रहा है कि इतना और इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो x का मान बताइए। चूंकि मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो बस मूल बिंदु से निकालिएगा तो 0 0 चूंकि होता है ना, तो मूल बिंदु से इसका दूरी बराबर होगा, तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 4 चूक 16, 3 3 16 9 25, 25 में एक आगे घट जाएगा 24, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौका 24, 2√6 आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6 आंसर हो जाएगा। यदि बिंदु इतना इतना और इतना द्वारा बनाया गया त्रिभुज के केंद्र कितना है, तो x का मान बताइए। ऐसा जब भी आएगा तो आप क्या करिएगा, एक पिक्चर देख लीजिए, बना देते हैं। चूंकि केंद्रक दिया है, केंद्रक कैसे निकलता है, इन दोनों का x का वैल्यू तीनों को जोड़कर और 3 से भाग देते हैं, यानी जैसे कि 7 और प्लस x और प्लस 9 बटा में 3 बराबर में क्या डालिएगा 6, तो 6 18 में से 9 गया 9, 7 जाके घटेगा तो x के बराबर में 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 यहीं पे है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला भी उसी तरह आप निकाल सकते हैं। अगर अगला निकालना रहता तो कैसे निकालते, इसमें y है तो y प्लस इसमें 9 6 है तो 6 प्लस इसमें 10 है 3, और बराबर में क्या डालिएगा, यहाँ से 3 डालिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 10 जाके घटेगा -1, ये जाके उधर प्लस होगा तो 5 आ जाएगा। y का मान 5 यहाँ भी है, देख लीजिए। क्लियर है बात। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से निकाल लीजिएगा, 3 3 9 10 जाके घटेगा तो समझ ही गए होंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज कैसा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसा एक त्रिभुज बना लीजिएगा। 0 और 6 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ -5 और 3 लिख दीजिए, और इस जगह पे आप 3 और 1 लिख दीजिए। अब इसका दूरी निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 0 में से -5 जाएगा, +5 50 25 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा 3, 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा 34। इधर निकालिएगा तो 0 में से 3 जाएगा 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और प्लस 50 25 यहाँ हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 34। अब इसका निकालेंगे तो -5 में -3 8 8 64 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √68। तो 2 वो बराबर हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी तल में दो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड की दूरी क्या होगी। तो बस इसके बीच का दूरी निकाल दीजिए। दूरी कैसे निकालिएगा, तो यही फार्मूला, √1 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 आ जाएगा। बिंदु इतना इतना, बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बी का निर्देशांक बताइए। बात समझे, यहाँ मान के चलिए ए है, यहाँ है बी, और यहाँ कहीं सी है। सी का दिया हुआ है -1 और 2, और इसका जो काटने का रेशियो है वो 3 और 4 रेशियो है, और ए का वैल्यू आपको है 2 और 5, बी का नहीं पता है, एक्स और वाई मान लीजिए। निकालेंगे कैसे, -1 लिखिएगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये एक्स का इससे गुना करिएगा 3x, प्लस इस 2 का इससे गुना करिएगा 4 दूनी 8, बटा के नीचे दोनों जोड़ के 4 3 7, -7 आ जाएगा, -8 7 15, 3 से कटेगा, -5 बार में कटेगा। और उसी तरह जब यहाँ 2 बराबर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, y का इससे 3y, और प्लस 5 का इससे 5 का 20, बटा के नीचे जोड़ के 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये आके घटेगा तो -6 आएगा, 3 से घटेगा 3 दूनी 6, तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो -5 -2 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो गया आपका, है ना, सी नंबर में। आगे आपके सामने ये रहा, सरेख है। सरेख के लिए एरिया निकालना पड़ता है। सबसे पहले के 2k, उसके बाद 3k और k, उसके बाद 3 और 1, और ये रिपीट कर लीजिएगा k और 2k, और एरिया 0 हो जाएगा। अब यहाँ के इसको गुना करके घटाना रहता है, तो इसको गुना करेगा k स्क्वायर, माइनस इसको गुना करेगा 3 दूनी 6 k स्क्वायर, यहाँ पे 3k और इधर में 3k, दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो मत लिखिए। अगला में क्या, यहाँ कीजिए 3 दूनी 6k और 1 k घटेगा तो 5k। अब देखिए ये जाके 0 हो गया। अब इन दोनों में से -5k आएगा, तो इधर ले आएगा तो 5k स्क्वायर बराबर में 5k, 5k से 5k चला जाएगा, 1k यहाँ बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1 मिनट, कौन सा मैंने बना दिया, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा, 1 सेकंड मुझे चाहिए। और आंसर से मिला लूँ ज़रा, इसका कितना है, 46 का है, 1 मिनट दीजिए। इसका डी हो जाएगा, इसका 1 आएगा। माफी चाहते जब कुछ नहीं यहाँ बचेगा तो 1 बचेगा ना, घट के ना 0 आता है, कट के 1 घट के 0 होता है। अगला में आइए, यहाँ करा ए का मान इतना, बी का मान, सी का मान, सरेख है तो के का मान, बस वही बात है, 2 3 4k 6 - 3, और रिपीट कर लीजिए 2 3, यहाँ 0 हो जाएगा, 1/2, और यहाँ देखिए 2k और ये घटेगा, 2k - 4 3 12, -4 3 12, और ये घटेगा 6k, उसी तरह 3 18, और ये घटेगा 3 दूनी 6, तो असल में -+ हो जाएगा, ये जाके 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2k और 6k, तो -4k, और 12 दूनी 24, 24 में से 6 चला गया, 18 18, तो ये तो पूरा कट गया, यहाँ से k बराबर 0 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी सम
बाहु त्रिभुज के अंत केंद्र के निर्देशांक कितना है, तो उसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक कितना होगा, तो आप जान लीजिए सेम ही रहेगा। इसका अंत केंद्र हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया, जो भी केंद्र होता है सारे सेम होता है समबाहु में। यूक्लिड के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, द एलिमेंट्स है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किससे प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमेय को हमको प्रमाण करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है। सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इससे किस रूप में कहा जा सकता है, तो ये एक अभिधारणा है। अगला है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, तो किरण होता है। पिक्चर ऐसा बनेगा, एक अंत बिंदु होता है। पहला करा, यदि a प्लस बी बराबर 5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 प्लस सी, यानी कि दोनों तरफ c आपने जोड़ दिया, तो ये नियम वही है कि अगर समान में समान चीज जोड़ा जाए तो वो समान ही होता है। तो दूसरा अभिगृहित ये है, ये यूक्लिड का दूसरा नियम है, नियम नहीं अभिगृहित है। एक जो है 90 से बड़ा और बराबर भी है, तो वही बात यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उसी के बराबर में हो जाएगा। आगे कह रहा है एंगल ए का समपूरक एंगल बी है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 बनाता है। पूरक जो है 90 बनाता है, समपूरक 180 बनाता है। आगे आइए, डी और ई क्रमशः ए और बी ए सी पर स्थित बिंदु है। इसका पिक्चर बना के दिखा देते हैं, तब आपको पटाख से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए ई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब जो वैल्यू है लिखिए, ए डी आपको 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 7.5 दिया है और ये निकालना है एक्स मान लीजिए। ये दोनों पैरेलल भी है कह दिया। अब क्या करिएगा, रूल है छोटा बटा के नीचे बड़ा, 2 बटा के नीचे दोनों जोड़ के 5 बराबर छोटा बटा के नीचे बड़ा, यानी x बटा 7.5, 5 से काटेंगे 15, 1.5 बराबर में गुना होगा तो 3 आ जाएगा, 3 बराबर x, यानी 3 आंसर हो गया। थेल्स प्रमेय से हमने इसको बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 है और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेमी लंबा है। समकोण त्रिभुज अगर आप बनाएंगे ऐसा, अगर ये 25 है, अगर ये x है, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं की लंबाई बताइए, तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं ऑप्शन से। मान के चलिए एक को 15 आपने माना, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस एक 20 का 400 आ जाएगा। जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 600, 625 कहने का मतलब ये इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यही आंसर हो गया। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिमिति समान है, जब परिमिति समान हो तो जिसका सबसे ज़्यादा साइड वाला का क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। तो वृत्त में तो अनगिनत साइड है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, वर्ग के क्षेत्रफल का। इसमें 4 ही डंडा है। अगर पंचभुज होता है तो यहाँ लिखते चरभुज, इधर रह जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर है, तो मान के चलिए कोई वर्ग है और इसके अंदर अगर वृत्त बनेगा तो यहाँ से यहाँ डायमीटर हो जाएगा, इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, मतलब त्रिज्या 7 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 7×7 = 49 पाई आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगला है, यदि पैमाना माप में 8/3 है तो निर्मित नया त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से क्या होगा, बड़ा होगा। ऊपर बड़ा है ना, तो बड़ा त्रिभुज बनता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है, सामान्य विधि द्वारा एक रेखा खंड के विभाजन का औचित्य प्रदान करने के लिए किस प्रमेय की कसौटी पर खरा उतरना होगा, तो उसको बोलते हैं BPD, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोला जाता है। इसके आधार पर क्या हो जाता है आपका कि जो है सामान्य विधि द्वारा एक रेखाखंड के विभाजन का औचित्य प्रदान करने के लिए प्रमेय कसौटी यही है। नेक्स्ट है कि यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB CD के पैरेलल है और AD BC के बराबर है, तो एंगल AB बराबर होगा। समझिए ऐसे पिक्चर से, ABCD अगर मान के चलिए ऐसे है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके बराबर है, तो एंगल जो कहता है आपका A जो है A B के बराबर हो जाएगा और D C के बराबर हो जाएगा। ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें AC भी 40 है। अब पिक्चर सम चतुर्भुज का यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको हम। ABCD और इसमें कौन सा एंगल का है, ACB। ACB ये नीचे वाला एंगल जो है आपको 40 दे दिया है, तो ऊपर वाला भी 40 होगा, बराबर होता है। अगला है ADB पूछ रहा है, ADB मतलब यहाँ से ऐसे खींचना पड़ेगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान है। ये 40 समझते चलेगा तो ये भी 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये 90 होता है, तो ये 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वो समरूप होता है। एस बोलते, सॉरी ए बोलते हैं इसको, एंगल से। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, मतलब वृत्त कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे टच होकर, तो यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, एक। कहता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो एक। मान के चलिए वृत्त है, इसका एक बिंदु ये है, तो यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकता है, ठीक है।
अगला है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं के अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो अंतःवृत्त बोलते हैं। त्रिभुज के अंदर ऐसा वृत्त जो अंदर टच करके जाए तीनों साइड को। यहाँ पे कह रहा है ये डंडा इसके बराबर है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। आगे आपसे पूछा है OPA, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? तो त्रिभुज क्या होगा? एक तो 2 डंडा बराबर है तो समद्विबाहु होगा, और 90 डिग्री की वजह से समकोण भी होगा। तो इसका आंसर सी नहीं, ए होगा। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा खींचा गया वृत्तखंड पर जो होगा वो कितना होगा परिधि पर? जैसे एक मान के चलिए पिक्चर है और कह रहा है कि एक जीवा ऐसे बराबर है, तो ये त्रिज्या के जीवा अगर बराबर होगा तो तीनों डंडा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, तो 60-60-60 होगा। अगर यहाँ से कह रहा है ऐसे कोई चीज़ बनेगा तो ये एंगल कितना होगा? तो इसका ये डबल होता है, तो ये 60 है, तो ये 30 होगा, इसलिए 30 में टिक लगा है। कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं, मान के चलिए एक वृत्त है, अगर इसमें ऐसे करके एक टच कराते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अंदर में होता है। चक्रीय चतुर्भुज मापी चाहते हैं अंदर में होता है, ऐसे अंदर में, जिसका कि चारों साइड कहाँ हो? वृत्त पर हो, तो इसका आमने सामने वाला 180 बनाता है, ये इसको 180, ये इसको 180 बनाता है, समझे। आगे देखिए कह रहा है कि BAC 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक बार काटते हैं तो 60 कटता है, दोबारा 120 कटता है, तो इसका आधा 30 हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। कह रहा है कि आधार त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन क्या होता है? तो πr² h होता है। हम लोग जानते हैं बेलन ऐसा शेप में होता है, πr² h, तो फार्मूले पूछ दिया। आगे कहता है यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों का गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। L गुने B होता है क्षेत्रफल। एक बेलनाकार बॉक्स में एक घुमावदार सतह होता है और 2 वृत्ताकार सतह होता है। बेलन में देखिए ना, यहाँ पिक्चर है, नीचे वृत्त है, बीच में घुमावदार सतह है, वही बात लिखा गया है। आगे आपका कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार के हैं, तो तीनों का फॉर्मूला लिखिएगा, आंसर आप निकाल के ले आइएगा। बेलन का होता है πr²h, उसके बाद है शंकु, तो 1/3 πr²h, उसके बाद है गोला, तो 4/3, अर्धगोला है तो 2/3 πr³ होगा। देखिए ये बराबर है चूंकि, तो ये 3 को पीस से 3 पीस कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 3 दोनों में है, तो ऊपर में गुना कर दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 1 2 का रेशियो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर हुई बात है? इतना आगे कह रहा है कि 2 बेलन की त्रिज्या इतना के अनुपात में है, उसकी ऊंचाई इतना के अनुपात में, उसका आयतन कितना होगा? तो देखिए ना जरा, πr² होता है और यहाँ भी πr² होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, r², तो यहाँ पे 2 है तो 2 गुने 2, और h है इसमें से 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुने 3, और इसमें 3 है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 3 होती है 27, तो 20 और 27 आंसर हो जाएगा। टिक लगा हुआ है, आ रहा है समझ में? सारे फार्मूला के साथ बता रहे हैं। एक दाएं गोलाकार सिलेंडर की आयतन, ये दाएं हटा दीजिए, एक गोलाकार सिलेंडर की आयतन इतना है, फिर एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन के त्रिज्या के समान है, तो क्या होगा? सीधी सी बात आप जान लीजिए, एक बेलन है, ठीक है, अगर इसमें से ऐसे करके ट्रायंगल अथी शंकु काटिएगा तो पूरा का आयतन होता है πr²h, लेकिन शंकु ये जो बना इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। बात कुछ समझ में आया? तो बस इसका जो आयतन होगा उसमें 1/3 कर दीजिए, तो इसका जितना दिया हुआ है इसको 3 से भाग दीजिएगा, आपको 115 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि त्रिज्या 5 सेमी के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक गोलाकार शंकु बनाया गया है, एक ही वृत्ताकार आधार त्रिज्या का बना है, शंकु की ऊंचाई क्या है? अभी दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोला पिघलाया गया, 4/3 πr³ होता है, और इधर में क्या है? शंकु है, तो 1/3 πr² होगा। इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, अब 4 रहेगा r³। चूंकि यहाँ पे क्या कहा है, 5 सेमी त्रिज्या है, तो 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ पे कहा है कि आधार त्रिज्या समान है। देखिए ना, एक ही वृत्ताकार आधार त्रिज्या का बना है, तो ये भी हो जाएगा 5 गुने 5 और गुने h, 2 5 से 2 5 किया, 5 चौका 20 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है यदि आयत के प्रत्येक आयतन में आयाम में, मतलब लेंथ में भी 100% का वृद्धि और ब्रेथ में भी 100% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो फॉर्मूला लगेगा x + y + xy/100 लगेगा, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 + 100 प्लस 100 × 100 बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 300 आपका आंसर आ जाएगा।
यहाँ कह रहा है आंकड़े में बहुलक क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक। 8 सबसे ज़्यादा बार आया, तो 8 आपका क्या हो गया, बहुलक। यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक वर्ग कौन होता है, तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता में होता है उसी का ये वर्ग हो गया, से बहुलक वर्ग हो गया। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 18 पचे 90, सम निकल गया। एक संख्या हटा दिया जाए तो 4 संख्या बचा, उसका 16 है, तो 16 चौका 64, इसको घटा लीजिए तो जो हटाया गया संख्या निकल के 26 आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, स्टार लगा हुआ है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो अपवर्जी या समावेशी दोनों हो सकता है, दोनों से आपको तोरण आप खींच सकते हैं। किसी आवृत्ति वितरण का बहुलक डैश के सहायता से ग्राफ निकाला जाएगा तो आयत चित्र से निकलेगा बहुलक, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से डैश निकालने के लिए संचयी बारंबारता आवश्यकता होता है, तो माध्यक में, मीडियन में, मीन मीडियन मोड होता है ना, तो मीडियन के लिए। आगे है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक और बहुलक कह रहा है, माध्यक और बहुलक इतना है तो माध्य कितना होगा। हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य। अब सारे वैल्यू डाल दीजिए, बहुलक के जगह पर 29 डालिएगा, 3 गुने 26 डालिएगा, -2 गुने x डाल देते हैं, तो 26 3 78 होता है, तो 29 जाके 78 में से घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 2x बराबर इतना आ जाएगा, 2 से कटेगा 24.5 बार में, आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। n संख्याओं का माध्य इतना है, प्रत्येक संख्या में k से गुना किया जाएगा, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, तो जो माध्य होगा ना उसमें k से गुना हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ये कई बार बता रखा हूँ कि माध्य माध्यिका बहुलक समान इसका होगा, ये पहले 2 सेट में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 है, तो बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना होगा। देखिए बहुलक को मान लीजिए, बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 दिया हुआ है, हमको बहुलक माइनस माध्यक निकालना है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 गुने माध्य। अब इस वैल्यू को यहाँ से निकाल के डाल सकते हैं। अगर बहुलक निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस माध्यक, सॉरी माध्य, 12 प्लस माध्य, यहाँ लिख दीजिए 12 प्लस माध्य बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। अब देखिए ये इधर आएगा तो 3 माध्य हो जाएगा और प्लस 12 तो है ये है, और यहाँ 3 माध्यक है, 3 हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माध्य बराबर माध्यक, यहाँ उधर भेज दीजिएगा तो 4 बराबर आ जाएगा माध्यक माइनस माध्य। ये तो निकालना नहीं था हमको बहुलक माइनस माध्यक निकालना था, तो माध्यक चाहिए। माध्य के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो माध्य यहाँ से निकालिएगा तो बहुलक -12 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 बराबर माध्यक और माइनस यहाँ से निकालिएगा, दिख रहा है ऊपर में, यहाँ से माध्य उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बहुलक -12, यहाँ माइनस बहुलक हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा, तो यही निकालना था, नहीं उल्टा निकालना था, 12 को इधर लाइए पहले, तो 8 हो जाएगा माइनस में, प्लस 8 करिएगा तो फिर ये पलट जाएगा, बहुलक माइनस माध्यक हो जाएगा, यही 8 आंसर हो गया। आगे कह रहा है कॉस का मान दिया हुआ है, एक पिक्चर से देखिए जरा। अगर मान के चलिए अल्फा है तो इसके हिसाब से ये 2 है और ये 3 आपको दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 × 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, √5 ही आ गया। तो यहाँ से आप साइन अल्फा निकाल सकते हैं, √5/3, और कॉस अल्फा तो दिया ही हुआ था 2/3। एक और पिक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ मान के चलिए बीटा है, तो इसके हिसाब से ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √4 × 16 में से 1 गया 15, तो √15 आ गया। तब यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, साइन बीटा आपको पता है 1/4, तो कॉस बीटा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, गलती वैल्यू मैंने डाल दिया, यहाँ √15 होगा, यहाँ 1 होगा, क्योंकि साइन के हिसाब से ये 1, तो ऐसे, तो ये तो 1/4 था, इसका √15/4 आ जाएगा। अब हम जानते हैं ये निकालना है हमको, ये इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फा कितना है, 2/3,
कॉस बीटा कितना है, √15/4 माइनस साइन अल्फा कितना है, तो √5/3 और गुना साइन बीटा कितना है, 1/4। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो नीचे 12 रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√15 और माइनस √5। ऑप्शन नंबर डी में यही आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए 4, और आपको पता होना चाहिए साइन जो 30 डिग्री होता है 1/4, सॉरी 1/2, 1/2 का पावर में 4 करिएगा तो 16 आ जाएगा, प्लस ये √3/2 होता है कॉस 30, तो स्क्वायर ऊपर 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 16 ही रहेगा, माइनस 3, यहाँ पे कॉस 45 आपका 1/√2 होता है, तो 1/2 आ जाएगा फाइनली, और ये आ जाएगा 1। यहाँ से 4 चौका 16, 4 बार में कटेगा नीचे, और 9 1 10 ऊपर हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 3 3 9/2, क्योंकि यहाँ से ऊपर 3/2 आएगा, 3 3 9/2, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, नीचे 2 आ जाएगा, 5 में से 9 गया, -4 कटेगा, -2 बार में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना बातें? अच्छा क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे देखिए क्या है, इसको समझिए। इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके क्या होगा, तो यहाँ देखिए ना 1/2, और हम जानते हैं एक चीज़, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो चूंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो सब पे स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 से 2 बार में कटेगा, तो ये एक फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आंसर आ जाएगा, डी नंबर। अगला है tan माइनस कॉट 7 है, तो इसका मान निकालिए। एक सेकेंड, एक चीज़ समझिए, tan माइनस कॉट 7 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर और -2 tan कॉट हो जाएगा, बराबर में 49 हो जाएगा। tan कॉट 1 होता है, 2 जाके जुड़ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको, 51 आ जाएगा, 51। इसका फार्मूला लिखिए, tan स्क्वायर प्लस, सॉरी अलग पेज पे लिख के दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए। फार्मूला लिखना है हमको, tan स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी क्यूब में है लिखना, तो यहाँ हो जाएगा tan माइनस कॉट, अंदर होता है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस tan इंटू कॉट। tan माइनस कॉट क्या हो जाएगा, tan माइनस कॉट 7 है, ये आपको 51 आपने निकाला है प्लस 1, तो यहाँ जाएगा 7 गुने 52, 7 दूनी 14 और 364, आ गया ना आंसर, डी नंबर आंसर हो गया। आगे देखेंगे आप, तो साइन बटा 1 प्लस कॉस है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, साइन रह जाएगा और ये माइनस से होगा, तो 1 माइनस कॉस ऊपर हो जाएगा, और नीचे चूँकि एक वो प्लस में आएगा, 1 प्लस कॉस, एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा साइन 1 माइनस कॉस, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन से एक साइन कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर होगा तो एक साइन कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस बटा साइन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये सारे क्वेश्चन मैं डबल बना रहा हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले सारे बनाया लेकिन सेव ही नहीं हुआ, पता नहीं किस रीज़न से, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन कोई नहीं, फिर से बना रहे हैं आप लोग के लिए। सेक प्लस tan है, 1 माइनस साइन है, तो इस चीज़ को आप तोड़ सकते हो, 1 बटा कॉस कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन बटा कॉस, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ से 1 प्लस साइन आ जाएगा, नीचे में कॉस हो जाएगा, और इस जगह पे 1 माइनस साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटा कॉस, तो एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस बच जाएगा। इसको कैसे बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इंटू साइन 1 होता है, तो 1 रह जाएगा। अगला है, ये होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ से सेक स्क्वायर आएगा, तो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं, साइन 30 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 होता है, माइनस साइन 60 √3/2 और प्लस कॉस 60 होता है 1/2, सेम चीज़ है, कट गया 0। आगे है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, इतना, ये एक ही शर्त पे पॉसिबल है 3, क्योंकि ये सभी का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो सभी का वैल्यू अगर 1 1 होगा तब ना 3 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका मतलब है कि ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री,
ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ 90 90 90 डालिएगा तो फिर 1 1 1 वैल्यू आएगा, तो 3 बार 1 1 1 कितना, 3 पूरा आएगा। यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाला क्लासेज जो है 16 नंबर सेट आपको आसानी से मैं करा सकूँ। बेहतरीन है। 16 नंबर सेट जो है आप देखेंगे, ये आया हुआ है कब, ये 22/5/2024 को आया हुआ है। तो अगला सेट यही है। ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू।